आज का लेक्चर बीबीसी एक्ट का आगे के क्रम में कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में जो पिछले लेक्चर में नहीं बताया गया था और स्पेशल प्रोसीजर के बारे में जिसका आउटलाइन पहले लेक्चर में बताया जा चुका है, उस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे और कुछ सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बताएंगे। तो पिछला लेक्चर जो 7वां लेक्चर था उसमें यह बताया गया था कि जो भी ग्राउंड ऑफ एविक्शन है उससे संबंधित प्रावधान है सेक्शन 11 में, उस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से उत्पन्न जो केस लॉ है उसको सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए बताया गया था। उसी कड़ी में जो कुछ और इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड जजमेंट जो आपको जानना चाहिए वो बताना छूट गया था, वो आज हम पहले उसको लिखाएंगे, उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। जहाँ तक पर्सनल नेसेसिटी का सवाल है तो पर्सनल नेसेसिटी में आपने देखा है कि रीजनेबल होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। तो कब कैसे ये समझेंगे कि रीजनेबल है और गुड फेथ है? ऐसे तो बहुत सारा जजमेंट है, लेकिन एक जजमेंट में विस्तृत चर्चा है इसके बारे में। एक तो उस केस का जो फैक्ट है वो प्लीडेड है, उसी के आधार पर इसकी चर्चा है, लेकिन उसका जनरल एप्लीकेशन भी है, इसलिए वो जजमेंट को पढ़ना जानना जरूरी है। अब मैं मानता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा या पढ़ा होगा, तो अच्छी बात है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। और जिनके सामने ये पहले बार आया है तो उनका ज्ञानवर्धन होगा, इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आप लोगों को नोट करा दूं और आप लोग इसको नोट कर लें और मौका मिले तो जरूर पढ़ें। दोनों के लिए ये उतना ही जरूरी है। जो प्लीड करते हैं एविक्शन के लिए, प्लीडिंग में लॉयर्स या जज जिनको एडजुडिकेट करना पड़ता है जजमेंट डिलीवरी के लिए कि एक्चुअली लैंडलॉर्ड ने साबित किया कि नहीं पर्सनल नेसेसिटी। कृष्णकांत पांडे वर्सेस सुनीति बाला सरकार, कृष्णकांत पांडे वर्सेस सुनीति बाला सरकार 1988 PLJR 255। सेम जजमेंट दूसरे जर्नल में भी है, वो है 1989 वॉल्यूम 1 BLJR 563। तो इसमें रिक्वायरमेंट के बारे में कहा गया है, ऑक्यूपेशन के बारे में कहा गया। ऐसा बहुत सारा केस मिलेगा जिसमें लैंडलॉर्ड खुद काम नहीं करना चाहता है, वो अपना उसका जो परिवार का कोई आश्रित व्यक्ति है उसके लिए उसको जरूरत है, तो भी इसमें आएगा। और ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है इसके बारे में कुछ इसमें इंग्लिश केस लॉज भी कंसीडर किया गया है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये पढ़ने लायक है, विशेष करके जो बैकग्राउंड दिया गया है, जिस बैकग्राउंड में केस का डेवलपमेंट हुआ और लॉ का डेवलपमेंट हुआ, वो पारा नंबर 6 में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये जजमेंट, इसीलिए टू इनरिच द नॉलेज ऑफ आइदर द लॉयर्स और द जजेस। ये पारा 6 पढ़ने से एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में और लेजिस्लेटिव इंटेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, उस पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि 2 महीने का डिफॉल्ट कैसे होता है पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, और आसानी से समझने के लिए बताया गया कि कैलकुलेशन के हिसाब से 3 महीने तक लगातार। सेक्शन पढ़ने से पता चलता है 2 मंथ्स डिफॉल्ट, लेकिन चूंकि पेमेंट का 1 महीना का लास्ट डेट तक रहता है देना स्टैट्यूटरली, तो इसीलिए सेफेस्ट कोर्स में 3 महीना कंटिन्यूअस लोग समझते हैं कि लगातार 3 महीना होना चाहिए, ये भ्रांति है। इसीलिए जजमेंट
आपको लिखा रहे हैं। ये जजमेंट है सईद अब्दुल वहाब वर्सेस मोहम्मद सकमान। सईद अब्दुल वहाब वर्सेस मोहम्मद सकमान, 1989 PLJR 587, 1989 PLJR 587। इस केस में क्या था कि जुलाई महीना का किराया नहीं दिया था, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त का फिर दे दिया, फिर सितंबर का नहीं दिया, उसके बाद फिर अक्टूबर का नहीं दिया, सितंबर का दे दिया, अक्टूबर का नहीं दिया, फिर नवंबर का दे दिया। तो क्वेश्चन हुआ कि तीनों महीना का लगातार अगर डिफॉल्ट होगा तभी वो डिफॉल्टर कहलाएगा। तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है कि लगातार होना चाहिए। 3 महीने का डिफॉल्ट हो गया है इस केस में, इसलिए उसको डिफॉल्टर माना गया। अब इसी कड़ी में कभी कभी सवाल उठता है, 2-3 परिस्थिति उत्पन्न होती है। एक परिस्थिति ये उत्पन्न होती है कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से ज्यादा रुपया ले लिया है, वो किसी भी कंडीशन से ले सकता है, जैसे शुरू में बताए थे सिक्योरिटी में, पगड़ी के रूप में, बॉन्ड के रूप में, किसी तरह से भी ले लिया हो, और ऐसी परिस्थिति बने कि वो लैंडलॉर्ड उसको एडजस्ट कर दे तो डिफॉल्ट नहीं होगा, और नहीं एडजस्ट करे तो डिफॉल्ट होगा। और उसी एडजस्टमेंट का केस जो सुप्रीम कोर्ट का मोहम्मद सलीम का 1986 सुप्रीम कोर्ट बताए थे, उसी कंटेक्स्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट बात है जो इस जजमेंट जो हम बताने जा रहे हैं इसमें लिखा हुआ। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जैसा कि शुरू में पहले लेक्चर में हम बताए थे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि ये एक्ट बना 1947 में और उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 1955 में। तो 1947 में पावर ऑफ एविक्शन कंट्रोलर को था, यानी कि एसडीओ को था, सारा मैटर उसी के हाथ था। इसीलिए रिसेंट जजमेंट में, कुछ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल कोर्ट एक्ट्स एज ए कंट्रोलर अंडर द एक्ट। अमेंडमेंट होने से हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल पावर था वेस्टेड था हाउस कंट्रोलर में, यानी कि सिविल एसडीओ में। उसी के जगह पर अब सिविल कोर्ट आ गया है, वही पावर एक्सरसाइज कर रहा है। तो 55 के अमेंडमेंट से मैटर आ गया सिविल कोर्ट में, फिर 77 में नया एक्ट बना, और फिर वो रिपील होकर 1982 में नया एक्ट बना, फिर इस एक्ट में भी छोटा मोटा कई अमेंडमेंट्स होते गया। तो ये जजमेंट है 2 पॉइंट पर कि अगर एक्सेस पेमेंट हो गया, तो इस केस में एक्सेस पेमेंट का एक तरीका ये भी था कि मान लीजिए कि 1000 रुपया रेंट पहले से दे रहा था, और इस बीच में फेयर रेंट फिक्सेशन का केस हुआ, और फेयर रेंट फिक्सेशन से अमाउंट 1000 के बजाय 500 रुपया हो गया, या केस फेयर रेंट फिक्सेशन का पहले से फिक्स था, चल रहा था, और लैंडलॉर्ड ने बाद में सुटाया। कई बार ऐसा देखा गया है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत से केस लॉ में भी आपको मिलेगा, कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट में कुछ डिफरेंस हुआ तो लैंडलॉर्ड को कोई ग्राउंड नहीं समझ में आ रहा है कि टेनेंट को कैसे इविक्ट करें, तो वो जानबूझ के नहीं रेंट लेता है, या डिस्प्यूट कर देता है, या एग्जॉर्बिटेंट किराया ज़्यादा मांगता है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स डिमांड करने लगता है, कुछ इस तरह का करता है कि रिलेशन खराब हो जाए, उसको कॉज ऑफ एक्शन हो जाए, कोर्ट में जाने का मौका मिले। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी टेनेंट जो कॉन्शियस रहता है वो भी अप्रोच कर लेता है हाउस कंट्रोलर के यहाँ कि हमारा रेंट ज़्यादा ले रहे हैं और उसके बाद भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमारा फेयर रेंट फिक्स कर दिया जाए। तो लैंडलॉर्ड को जब मालूम हो जाता है कि वहाँ फेयर रेंट का केस चल रहा है तो एविक्शन सूट कर देता है, या किसी किसी केस में पहले एविक्शन सूट हो गया तो टेनेंट भी डिले करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए, कुछ लाभ उठाने के लिए वो फेयर रेंट में चला जाता है। कभी कभी लैंडलॉर्ड भी फेयर रेंट में जाता है, क्योंकि उसमें अगर लैंडलॉर्ड का क्लेम है, रीजनेबल है, बोनाफाइड है कि नहीं आज के तारीख में इस मकान का किराया 2000 होना चाहिए और 20 साल पहले उसका 500 रुपया किराया था, तो रीजनेबल है, तो फेयर रेंट में इन्हेंसमेंट के लिए
लैंडलॉर्ड के इंस्टेंस पर फेयर रेंट का मतलब हुआ जो प्रिवेलिंग रेट है आज का करंट, उसके हिसाब से इनहेंस कर दिया जाए। और टेनेंट के लिए क्या हुआ कि आज का प्रिवेलिंग रेंट है और अगल बगल का जो रेंट है सिमिलरली सिचुएटेड बिल्डिंग का आज के रेट में उससे हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए हमारा एग्जॉर्बिटेंट रेंट है, इसको फेयर रेंट फिक्स कर दिया है। तो दोनों कंडीशन में ये फेयर रेंट ही माना जाता है। और फेयर रेंट जब माना गया तो फेयर रेंट फिक्सेशन के लिए जो क्राइटेरिया बना हुआ है उसको कंसीडर करके हाउस कंट्रोलर फेयर रेंट फिक्स करता है। जब ये जनरल प्रोविजन बीबीसी एक्ट का जो सिविल कोड से संबंधित है जब समाप्त हो जाएगा तो हाउस कंट्रोलर से संबंधित जितना भी प्रावधान है वो एक सेपरेट लेक्चर का विषय है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर फेयर रेंट 500 हो गया जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल रेट और रेंट है 1000 रुपया, तो ये भी इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानकारी के यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो फेयर रेंट फिक्स है वही रियलाइजेबल है, वही पेएबल है और उसी के लिए टेनेंट लाइबल है। इसका मतलब हुआ कि जितना 1000 रुपया दिया और उसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट को पावर है कहने का कि कब से इसको फिक्स किया जाए, और वो एसडीओ भी जो हाउस कंट्रोल के रूप में काम करता है उसको भी पावर है अपॉइंट डेट करने का, किस डेट से ये रेंट लागू समझा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में और डिटेल बताएंगे। तो अगर फेयर रेंट के हिसाब से टेनेंट समझता है कि हमारा रुपया ज़्यादा दिया हुआ है और इसीलिए वो रुपया बाद में नहीं देता है, मान लीजिए कि इतना रुपया टेनेंट ज़्यादा दे चुका है जो कंट्रोलर के फेयर रेंट फिक्स करने के आदेश के हिसाब से 4 महीना 6 महीना साल भर तक के वो एडजस्टेबल है, तब तक वो डिफॉल्टर नहीं होगा। तो डिफॉल्टर नहीं होगा, लॉ यही कहता है। लेकिन उसके लिए लैंडलॉर्ड बाध्य नहीं है, क्योंकि जब तक टेनेंट उसको सेट ऑफ करने के लिए कोई नोटिस नहीं देता है या प्लीड नहीं करता है, अगर केस के पहले का है तो नोटिस देगा कि हमको सेट ऑफ कर दीजिए, उसमें एडजस्ट कर दीजिए, तो उसका एडजस्टमेंट का या सेट ऑफ का चॉइस लेना पड़ेगा टेनेंट को और लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर सूट के पहले ये मामला हो गया। तो अगर सूट के दौरान हुआ तो सूट में बाई फाइलिंग एप्लीकेशन या प्लीडिंग WS में वो प्ली करके और अलग से उसका अटेंशन इनवाइट करना पड़ेगा। और तब अगर वो क्या कहता है, कंट्रोवर्सी है या एक्सेप्टेबल है कि हाँ इतना पेमेंट है, तो उस एक्सेस पेमेंट को एडजस्ट करने के बाद वो डिफ़ॉल्ट होता है कि नहीं होता है, और अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो एविक्शन उस ग्राउंड पर नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एक ये तो है ही है, इसमें इस पर मेन फोकस इस पर नहीं है। मेन फोकस इस जजमेंट में बताने जा रहे हैं उसमें है कि तीनों एक्ट का कंपैरेटिव जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा टच किया गया है, जो आप लोग के जानकारी के लिए जरूरी है। ये केस है ओंकार नाथ वर्सेस महेश प्रसाद लोहानी। ओंकार नाथ वर्सेस महेश प्रसाद लोहानी ये गया का केस था, 1983 BBCJ 622। इसमें दोनों तरफ से सिविल के उस जमाने के अच्छे अच्छे वकील इसमें अपीयर हुए थे हाई कोर्ट में। तो इस मेन जो जजमेंट इसमें है, चूंकि इस केस में 3 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेफर हुआ था, उसी के आधार पर डिफेंडेंट के जो वकील थे असगर साहब, जो कि बहुत नामी वकील थे सिविल साइड के पटना हाई कोर्ट में, और नैयर साहब उन्हीं के लड़के जो हाई कोर्ट जज हुए, SN हुसैन जिनका पूरा नाम था, सैयद नैयर हुसैन, असगर हुसैन के लड़के। तो असगर साहब इसमें बहस किए थे टेनेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का 3 जजमेंट पर रिलाई उन्होंने किया था। वो इस बात के लिए था कि अपलेट कोर्ट ने कह दिया था कि चूंकि रेंट इनका अभी 5 महीना या 10 महीना तक एडजस्टेबल है, तो जब तक पूरा रेट एडजस्ट नहीं हो जाएगा, एक्सेस पेमेंट का था, तब तक के टेनेंट एविक्शन डिक्री होने के बाद तक भी उसमें रह सकता है।
यानी कि आज इविक्शन का डिग्री हो गया और 5 महीना का एक्सेस पेमेंट किया हुआ है उसका, जो एडजस्टमेंट से पता चलता है, तो 5 महीना तक रहने के इंटाइटल है, 5 महीना के बाद वो खाली करेगा। उस फाइंडिंग को सेकेंड अपील में मामला आया था, हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजमेंट को डिस्टिंग्विश कर दिया कि क्यों इसमें लागू नहीं होगा। उसमें मेन जो क्रक्स था वही था कि 1955 के पहले जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें ये पावर कंट्रोलर को था, 55 के अमेंडमेंट से ही ये पावर खत्म हो गया। तो पावर खत्म हो गया तो कोई एक्सटेंशन है, जैसे डिक्री पास हो गया तो डिक्री के हिसाब से उसको खाली कर देना पड़ेगा। जितना रीजनेबल टाइम कोर्ट देगा, 1 दिन में खाली कीजिए, 10 दिन में खाली कीजिए, 1 महीना में खाली कीजिए, जो भी, इट डिपेंड्स अपॉन द जुडिशियल एक्यूमेन ऑफ द कोर्ट कंसर्न। लेकिन उस ग्राउंड पर उसको ओवर स्टे का टाइम नहीं मिल सकता। इस एस्पेक्ट से ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन एराइज करता है। दूसरा, एक फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट होता है और नहीं होता है तो लोग जानबूझ के डिस्प्यूट लगा देते हैं। अगर डिफॉल्टर नहीं है तो डिफॉल्टर बनाने के लिए भी कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इन्होंने टैक्स अदाई नहीं किया, रेंट अगर लगता है लैंड रेंट तो लैंड रेंट अदाई नहीं किया, वाटर टैक्स नहीं दिया, लैट्रिन टैक्स नहीं दिया, म्यूनसिपल टैक्स नहीं दिया, सो एंड सो फोर्थ, जो किसी बिल्डिंग के लिए पेबल है। तो रेंट का भी डिफिनेशन बीबीसी एक्ट में दिया हुआ है, इसलिए रेंट के डिफिनेशन में वो सब नहीं आता है। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है, इन एनी कंडीशन अगर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्री करता है कि जो रेंट है उसमें ये भी इंक्लूडेड रहेगा और हमारी जवाबदेही है, टेनेंट कहता है कि हम देंगे, उसमें ये भी इंक्लूडेड रहेगा, या ऐसा रहता है कि हम रेंट 500 रुपया देंगे और इसके अलावे जो भी टैक्स या रेंट लगेगा वो भी हम देंगे, ऐसा अगर एग्रीमेंट है इन एनी फॉर्म और उसका एविडेंस है और उसके बावजूद भी अगर नहीं दिया है, तब वो माना जाएगा कि ऑल दोज टैक्स और रेंट वाज पार्ट ऑफ द रेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ सच पार्ट रेंट ऑल्सो इंटेल्स a decree for eviction on the ground of default. At best अगर डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा तो ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ टेंडेंसी भी माना जाएगा। तो वहां पर दोनों सिचुएशन हो जाता है, ब्रीच हो गया। तो इसीलिए स्पेसिफिक जजमेंट है, ये पटना का लोकल पटना टाउन का ही केस है। टिप टॉप नाम का यहाँ पर दुकान था, उसी का केस है, टिप टॉप वर्सेस श्रीमती इंद्रानी देवी, AIR 1982 पटना 190। इसमें ही डिसाइड हुआ था कि वाटर टैक्स, लैट्रिन टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब जो टैक्स है ये रेंट के कैटेगरी में और डिफिनेशन में नहीं आता है, एंड द टेनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे अनलेस एग्रीड अपॉन बाय द टेनेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो लास्ट लेक्चर में बताना चाहिए था, लेकिन समाभाव के कारण नहीं बताया गया था। आज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और जरूरत पड़ेगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब उसके अलावे 3 सेक्शन है जिस पर आज बात करेंगे, सेक्शन 12, 13 एंड 14। ये कहता है, सेक्शन 12 कहता है कि अगर टेनेंट का इंटरेस्ट डिटरमिन्ड हो गया, यानी कि अगर कोई एडजुडिकेशन हुआ लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में सूट में और हो गया कि टेनेंट पर्सनैलिटी के आधार पर खाली करने के लिए लायबल है या डिफॉल्ट के आधार पर या जो भी हो, तो इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट इज डिटरमिन्ड। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट, बड़ा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर क्या इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट टाइटिल का सिनोनिमस माना जाता है इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट है? यहाँ राइट टाइटिल इंटरेस्ट करके जब लिखते हैं तो इसका माने ओनर का क्या इंटरेस्ट है, टाइटिल होल्डर का क्या इंटरेस्ट है, उसी कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट क्या है?
इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट है टू होल्ड एंड पजेस और ऑक्युपाई द टेनेंटेड बिल्डिंग और प्रेमिसेस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, यही है। तो उसका इंटरेस्ट डिटरमिन्ड हो गया, माने उसका अब जो राइट टू होल्ड था वो समाप्त हो गया, चाहे जो भी कारण हो। तो जब राइट इंटरेस्ट टेनेंट का समाप्त हो गया टेनेंटेड बिल्डिंग में, तो कंसिक्वेंस क्या होगा? टेनेंट हैज टू वैकेट द बिल्डिंग ऑटोमेटिकली। अब अगर टेनेंट बहुत होशियार है, होशियारी से अपने जगह पर किसी दूसरे को बैठा दिया, उसके परिवार का, उसके रिलेशन का, उसका फ्रेंड का, या उसका मॉर्गेजी, उसका सब लेसी, कोई भी हो सकता है, इवन कि कोई स्ट्रेंजर भी आके बैठ जाता है किसी कंडीशन, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। वो कह सकता है कि हमारे ऊपर डिग्री बाइंडिंग नहीं, हम पार्टी नहीं है जो आदमी ऑक्यूपेशन में। इस चीज से बचने के लिए सेक्शन 12 बनाया गया। तो कहता है कि जो भी आदमी प्रेमिसेज में रहेगा, जिस प्रेमिसेज में टेनेंट का इंटरेस्ट डिटरमिन्ड हो गया है, वो सभी के ऊपर बाइंडिंग है। तो ये बाइंडिंग इफेक्ट होगा ऑन ऑल, जो भी प्रेमिसेज में रहेगा, जिस भी कैपेसिटी में रहेगा, एक्सेप्ट वैसा आदमी जो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, हम इसके ओनर हैं, हम टाइटल होल्डर हैं, हम जो लैंडलॉर्ड था उसका भी टाइटल नहीं है, टेनेंट को भी कोई राइट नहीं था। वैसे केसेस में वो उसको अवॉइड करने के लिए सूट ला सकता है, लेकिन उसके आधार पर वो डिक्री को रेसिस्ट फिजिकली नहीं कर सकता है, लीगली वो रेसिस्ट कर सकता है। उसके लिए भी प्रावधान बना हुआ है ऑर्डर 21 रूल 97 में। एक्सक्यूशन के लिए वेट भी कर सकता है और बिना एक्सक्यूशन के भी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसी तरह से सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 को स्पेशली इनैक्ट किया गया इसलिए कि सेक्शन 14 में स्पेशल प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है। तो स्पेशल प्रोसीजर जो प्रेस्क्राइब्ड है वो सीपीसी के जनरल प्रोसीजर से, जो ट्रायल का प्रोसीजर है, उससे थोड़ा हट करके, कुछ माने में कंट्राडिक्टरी है और थोड़ा हट करके है। तो उसको लीगलाइज करने के लिए एक तो सेक्शन 14 में ही नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लाउज है, यानी कि वो सेंटेंस शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ इन फोर्स, उसको नॉन ऑब्स्टेंटिंग क्लाउज बोलते हैं। उसके बावजूद ही सेक्शन 13 बनाया गया, इसलिए बनाया गया, उसमें लिखा गया कि जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट होगा सेक्शन 14 में, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। माने किसी भी एक्ट के ऊपर कोई कॉन्ट्ररी एक्ट पहले से, यानी सीपी से थोड़ा कॉन्ट्ररी है, तो सीपीसी के ऊपर भी ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो इसलिए सेक्शन 13 और सेक्शन 12, सेक्शन 12 हो गया जनरल, मतलब सेक्शन 11 में किसी भी ग्राउंड पर अगर डिक्री होगा तो सेक्शन 12 का जो इफेक्ट है वो बाइंडिंग ऑन ऑल कंसर्न हु may be found in possession of the tenanted premises or are liable for eviction. अब सेक्शन 13 कहता है कि स्पेशल प्रोसीजर का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ओवरऑल, कोई भी एक्ट हो कॉन्ट्ररी, उसके प्रोविजन हो, सभी के ऊपर ओवरराइडिंग होगा। अब सेक्शन 14 को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। एक इसका ओवरऑल व्यू पिछले लेक्चर में बताए थे, आज उसको डिटेल में बताएंगे। चूंकि काफी दिन हो गया, अब बहुत सारे जजमेंट इस पर आ गए, फिर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और कहीं कहीं क्लैरिटी की आवश्यकता है। तो उसको बहुत सिंपल तरीके से, साधारण शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो क्या प्रोसीजर है? ये सेक्शन 14 अपने आप में कंपैक्ट प्रोविजन है, ए टू जेड सब उसी में लिखा है, उसके अलावे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सूट फाइल होने से सूट के जजमेंट होने तक सारी प्रक्रिया उसी में निहित है और उसी को ध्यान देने की आवश्यकता, एक बार समझ लेने के बाद कहीं गलती होने की आवश्यकता नहीं। तो पहला स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर कोई सूट फाइल करता है, तो जब सूट फाइल करता है सेक्शन 14 में, तो ये बता चुके हैं कि अगर
11 सेक्शन 11 का सी और ई, यानी कि पर्सनल नेसेसिटी और एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ टेनेंसी, ये दो ग्राउंड है या दोनों में से एक है, तो सेक्शन 14 में स्पेशल प्रोसीजर होगा। ये भी बता चुके हैं कि प्लेंट में ये कहना होगा कि हम किस ग्राउंड पर सू कर रहे हैं, और रिलीफ में भी वो ग्राउंड दर्शाने से ज़्यादा बेटर होगा, और कोर्ट को भी फाइंडिंग देने में सुविधा होगा, और वो भी रिलीफ में जो दिया जाएगा उसको स्पेसिफिकली ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट में लिखा जाएगा। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर ये कोर्ट समझता है कि ये दो ग्राउंड ही सिर्फ है या दो में से एक है, तब स्पेशल प्रोसीजर है ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसी समय से the moment the court would apply its judicial mind to consider the statements made in the plaint at the time of admission of the suit itself, the court will determine which procedure would apply. तो जैसे फैक्ट्स देखा, रिलीफ देखा, उसके बाद कोर्ट उसको आदेश करेगा कि इसका सेक्शन 14 के तहत सूट है और इसका प्रोसीजर सेक्शन 14 में जैसा प्रेस्क्राइब है वैसा होगा। ऐसा आदेश लिखित देने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि कोर्ट ऐसा लिखता है ऑर्डर शीट में कि सेक्शन 14 है इसलिए स्पेशल प्रोसीजर में इसकी सुनवाई होगी, तो उसमें कोई गलती नहीं। यानी कि ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं लिखना, इट इज ए डिस्क्रिशनरी और इट मे बी ए डायरेक्टरी। को ऑर्डर शीट से पता चले कि स्पेशल प्रोसीजर आप एडॉप्ट कर रहे हैं। अगर एक तीसरा रिमोटेस्ट सिचुएशन बताते हैं, अगर आप ऑर्डर शीट में लिख देते हैं कि स्पेशल प्रोसीजर होगा, आपके प्रोसीजर और कंडक्ट से नहीं पता चलता है कि स्पेशल प्रोसीजर आप प्रोसीड के। ऐसा कई केस लॉ है, ऐसा कई केस लॉ, 2-3 केस हमने बहस किया था पटना हाई कोर्ट में। उसमें अदर साइड का प्ली था कि स्पेशल प्रोसीजर है इसलिए अपील मेंटेनेबल नहीं। तो इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, धर्मनाथ बाबू का जजमेंट है। वो जिस्ट सब जितना भी जजमेंट हुआ है सबका जिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो डिसाइड हुआ वो भी हमें बता देते हैं। दो एस्पेक्ट है, अगर एक साथ कई ग्राउंड है, यानी कि मल्टीपुल ग्राउंड है, जिससे कि कुछ स्पेशल प्रोसीजर का आता है कुछ जनरल का, जैसे वो कहते कि डिफॉल्ट भी है और पर्सनल नेसेसिटी भी है, तो जब दोनों है तब कोर्ट जनरल प्रोसीजर में प्रोसीड करेगा। ये ऑप्शन है लैंडलॉर्ड को कि जब हियरिंग स्टार्ट हो तो कह सकता है कि हम एक ग्राउंड को हम फोरगो कर सकते हैं, हमको सिर्फ पर्सनल नेसेसिटी पर सुनवाई कर दिया जाए। तो जिस मोमेंट में वो कहेगा उस समय से पर्सनल नेसेसिटी पर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन है कि अगर पर्सनल नेसेसिटी का अगर वो समझ रहा है लैंडलॉर्ड कि नहीं हो सकता है प्रूफ, बाद में डिफिकल्टी हो सकती है, तो कह सकता है कि हम इसमें एक ग्राउंड और ऐड करना चाहते हैं, तो भी परमिसिबल है वो, तो जनरल प्रोसीजर हो जाएगा। तो जनरल प्रोसीजर और स्पेशल प्रोसीजर इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट्स प्लीडेड इन द प्लेंट एंड द ग्राउंड्स फॉर एविक्शन टेकन इन द प्लेंट। तो उसके हिसाब से कोर्ट प्रोसीड करेगा। तो अभी मान के चलिए कि स्पेशल प्रोसीजर का केस है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हर हालत में समन्स साइमल्टेनियसली 2 सेट में जाएगा, इसलिए कि इसका ऑब्जेक्टिव है to cut short the time of disposal of eviction suit on the ground of personal necessity and expiry of the term of the lease। तो पहला ही स्टेप होगा, जो ऐसा नहीं है कि जनरल सूट में एक बार सम्मन गया, प्रोसेस सर्वर लेके गया, 6 महीना तक रिपोर्ट नहीं आया, रिमाइंडर गया, फिर रिमाइंडर गया, वेट कर रहे हैं, नाजी से रिपोर्ट मांग रहे हैं, 2 साल गुजर गया तो फिर दोबारा सम्मन भेज दिया गया। एकदम मैकेनिकल वे में रूटीन ऑर्डर होते रहता है, बेंच क्लर्क लोग लिखते रहता है, टाइम किल होते रहता है, नोबडी टेक्स केयर। अगर लॉयर्स दोनों पार्टी के विजिलेंट नहीं है तो लंबा खींच जाता है। तो इसमें कोर्ट को विजिलेंट रहना है, लॉयर्स को भी विजिलेंट रहना है कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो समन्स साइमल्टेनियसली जाएगा डिफेंडेंट पर, यानी कि तलवाना प्रोसेस सर्वर तलवाना देना पड़ेगा, जो रिक्विजिट लगता है तलवाना, वो तलवाना का जमा करना पड़ेगा, जिसको कि प्रोसेस फी बोलते हैं, और उसके साथ प्लेंट, और प्लेंट के साथ प्लेंट की प्लेंट का मीन्स प्लेंट की कॉपी जिसको मोसन्ना कहते हैं, और समन, ये 2 सेट में जाएगा। और
वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी जाएगा और पोस्टल इससे भी जाएगा, प्रोसेस सर्वर प्यून लेकर के जाएगा, इसलिए कहते हैं साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी होता है कि सम्मन, उसमें वर्ड आया है प्रेस्क्राइब सेक्शन 14 के सब क्लॉज 1 में। तो प्रेस्क्राइब मतलब इसके लिए अलग से कोई सम्मन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, तो नहीं है तो सीपीसी में जो समन्स का फॉर्म है वो भी अप्लाई कर सकते हैं माना जाए, या अपने से भी कुछ क्वाइन करके अपने से भी बना करके कोई वकील देता है तो भी, या कोर्ट भी बना सकता है। तो पहला चीज ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हर सूट में एक्स पार्टी प्रोसीड करने के पहले ऑर्डर 9/6 में सर्विस डिक्लेयर करना पड़ता है। सर्विस डिक्लेयर करने के लिए ऑर्डर 5 में सब बना हुआ है, कैसे जाएगा, तलवाना लेके जाएगा तो क्या होगा, रजिस्टर पोस्ट जाएगा तो क्या होगा, रिफ्यूजल होगा तो क्या होगा, प्रोसेस सर्वर को कब एग्जामिन किया जाएगा, सीपीसी के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया गया, तो आप लोग भी सब जान ही रहे। तो इसमें कर दिया गया है कि या तो वो रिसीव कर लेता है तो सो मच सो गुड, रिसीविंग का रिपोर्ट आ गया तो वैलिड मान लिया जाएगा, और दूसरा अगर रजिस्टर्ड पोस्ट रिसीव कर लिया तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, और दूसरा अगर तलवाना के साथ गया चपरासी रिपोर्ट दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रिफ्यूज आ जाता है रिपोर्ट, तो रिफ्यूज आ जाता है रिपोर्ट तो उसको भी कानून में मान्यता है, चूंकि सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट में और जनरल क्लॉजेज एक्ट में और इंडियन पोस्टल एक्ट में वो प्रिजम्पशन ऑफ उस सच रिफ्यूजल है कि सर्विस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशली प्रोवाइडेड कर दिया गया कि उसको मानना ही मानना है, मैंडेटरी बना दिया गया है। तो जैसे ही प्रिजम्पशन होता है रिवर्टेबल, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे ही आ गया रिफ्यूजल तो कोर्ट को तुरंत सर्विस डिक्लेयर कर देना है। रिफ्यूजल देखा, सर्विस डिक्लेयर कर दिया, तो पहला स्टेप हो गया साइमल्टेनियसली इशुएंस ऑफ समन्स। दूसरा स्टेप हुआ कि उसको सर्विस को वैलिड डिक्लेयर कर देना है, रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल देके उसका दोबारा नोटिस भेजने की, समन्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेनेंट को राइट टू कंटेस्ट खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी राइट है किसी डिफेंडेंट का टू कंटेस्ट, उसको इसमें समाप्त कर दिया गया स्पेशल प्रोसीजर में। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी जो है उसके भी कॉन्ट्रेरी प्रावधान बढ़ा दिया गया। इसलिए शुरू में जब ये एक्ट बना तो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कई केसेस हुए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया कि इंट्रा वायरस है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इंट्रा वायरस है। ये किसी भी एक्ट को या किसी भी टेनेंट को प्रिजुडिस नहीं करता है, ऑफेंड नहीं करता, चूंकि इसमें मैकेनिज्म बना हुआ है। तब वो इशू नहीं है कि इसी को मानना ये वैलिड लेजिस्लेशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुका है। तो नॉट टू कंटेस्ट ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, टेनेंट हैज नो राइट टू कंटेस्ट। तो एकदम एब्सोल्युटली तो डिवार किया नहीं जाएगा, इसलिए इसको मौका दिया गया कि हाँ आप कंटेस्ट कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब आप एफिडेविट फाइल करें। तो एफिडेविट किस बात का? तो जैसे ही टेनेंट अपीयर करेगा, जनरल सूट में क्या होता है, कोई डिफेंडेंट अपीयर करता है तो पिटीशन देता है कि हमको रिटन स्टेटमेंट देना है, आप एडजॉर्नमेंट कर देते हैं। बहुत कम केस मिलेगा जिसमें फर्स्ट डेट में डिफेंडेंट आता है और रिटन स्टेटमेंट देता है। तो पहले बहुत दिन तक रिटन स्टेटमेंट जनरल सूट में लोग नहीं देता था, इसीलिए सीपीसी में अमेंडमेंट हुआ 2002 में और टाइम लिमिट कर दिया गया ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर है कि फर्स्ट डेट में आपको एफिडेविट देना है। एफिडेविट किस बात के लिए देना है? तो एफिडेविट इस बात के लिए देना है कि हम कंटेस्ट करना चाहते हैं, हमको लीव दिया जाए। मतलब राइट टू कंटेस्ट टेक ओवर कर लिया गया, बट राइट हैज बीन रिवेस्टेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट। यानी कि जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में हरसट्ठे सभी टेनेंट को अधिकार नहीं है। कोई भी टेनेंट आकर के नहीं कह सकता कि हाँ हमको कंटेस्ट करने का राइट है। उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो प्रक्रिया क्या है कि उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा,
और वो एफिडेविट फर्स्ट डे अपीयरेंस में ही देना पड़ेगा। और अपीयरेंस देने के बाद, यानी कि एफिडेविट कोई जरूरी है अलग से उसको हाजिरी दे, अपीयरेंस का लिए कोई अलग से अपीयरेंस स्लिप दे, एफिडेविट के साथ ही आ सकता है। वो अपने डायरेक्ट आ सकता है, अपने लॉयर के थ्रू आ सकता है, ये सब उसका प्रोरोगेटिव है। तो एफिडेविट जो देगा, उस एफिडेविट में ऐसा फैक्ट्स प्लीड करेगा जिससे लगता है कि वो कंटेस्ट करना चाहता है। और दूसरा कि अगर वो फैक्ट प्लीड करने के बाद एस्टैब्लिश हो जाए तो लैंडलॉर्ड का सूट डिसमिस भी हो सकता है। तो ऐसा एफिडेविट में प्लीडिंग होना चाहिए। अगर कोर्ट उस तरह का प्लीडिंग एफिडेविट में देखता है तो कोर्ट उसको लीव ग्रांट करेगा। तो फर्स्ट स्टेज में हुआ साइमल्टेनियसली समन्स, सेकेंड स्टेज में हुआ कि सर्विस डिक्लेयर कर देना, और थर्ड स्टेज में हुआ टेनेंट से एफिडेविट लेना, फोर्थ स्टेज में हुआ कि एफिडेविट मस्ट डिस्क्लोज दोज फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इफ प्रूव्ड द प्लेंटिफ में लूज द सूट और द सूट में बी डिसमिस्ड। अगर ऐसा है तो लीव ग्रांट हो जाएगा। अब लीव ग्रांट करने का क्या है मतलब? लीव ग्रांट करने का मतलब है कि आपको कंटेस्ट करने की अनुमति दी जाती है। तो अगर कंटेस्ट करने की अनुमति दी गई तो क्या करेगा टेनेंट? जो डिफेंडेंट बन के आया, टेनेंट अपना रिटेन स्टेटमेंट देगा तभी कंटेस्ट करेगा। तो उसको ऑप्शन दिया गया है, उसको ऑप्शन दिया गया है कि अगर एफिडेविट में, चूंकि शुरू में जब प्रावधान आया तब बहुत कंफ्यूजन था, बेंच में भी था, बार में भी था। बहुत वकील लोग 2 लाइन का एफिडेविट देते थे, इसलिए केस लॉ बहुत सा आया उस पर। बहुत से वकील लोग कुछ फैक्ट्स लिखते थे। एफिडेविट में तो कोई प्रेयर हो नहीं सकता, उसमें स्टेटमेंट ऑन ओथ है। तो फिर लोग अलग से एक पिटीशन दे देते थे और उसमें अनुमति मांगते थे कि हमको कंटेस्ट करने की अनुमति है, या एफिडेविट अलग दे देते थे। फिर धीरे धीरे लोग एफिडेविट में भी पूरा डिटेल देने लगे, तरह तरह का मिलेगा, लेकिन सबका एसेंस एक ही है कि आपके फैक्ट्स प्लीडेड हो उसमें। तो टेनेंट का ऑप्शन है कि जिस दिन आपको लीव मिला उसके 15 दिन के अंदर टेनेंट का ड्यूटी है कोर्ट को इन्फॉर्म करना 15 दिन के अंदर कि हमको अलग से रिटन स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, हम जो एफिडेविट दिए हैं उसमें सारा पॉइंट्स प्लीडेड है मेरा डिफेंस का, उसी को मेरा रिटन स्टेटमेंट मान लिया जाए। तो उस एफिडेविट को कोर्ट रिटन स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, अलग से उसको देने की आवश्यकता नहीं। चूंकि वो स्टेटमेंट ऑन ओथ है और कोई भी प्लीडिंग सपोर्टेड विथ एफिडेविट होता है तो वो तो एफिडेविट है ही, यानी कि स्टेटमेंट ऑन ओथ है, तो क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो जाता है। तब रहा कि उसमें वेरिफिकेशन। तो एफिडेविट जो होता है वो जनरल एफिडेविट में भी एफिडेविट का भी वेरिफिकेशन होता है, इसलिए दोनों हिसाब से वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग जो है ऑर्डर 6 रूल 19 के हिसाब से वो भी सही हो जाता है। तो एफिडेविट को ट्रीट किया जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टेनेंट डिफेंडेंट एज ए रिटन स्टेटमेंट। ये 15 दिन के अंदर उसको रिक्वेस्ट करना है। अगर ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता है तो 15 दिन के अंदर ही या 15वां दिन वो कोर्ट को प्रे करेगा कि हमको अलग से रिटन स्टेटमेंट देना चाहिए और हमको देना है, इसलिए हमको समय दिया जाए। तो उसके लिए जिस दिन वो रिक्वेस्ट करेगा उससे 15 दिन के अंदर, यानी कि फर्स्ट 15 डेज के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो जितना 15वां दिन फिर उसको एक दूसरा ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा बाय फाइलिंग ए पिटीशन कि हम रिटन स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो 15 दिन का एडजॉर्नमेंट कोर्ट दे सकता है, उसके बियॉन्ड देने का पावर नहीं, 15 दिन के अंदर उसको देना।
तो 15 दिन का तो सेल वर्ड यूज हुआ है, तो यानी कि टोटल 1 महीना हो जाता है। पहला एफिडेविट के डेट से 1 महीना के अंदर देना है। अब इस बीच में चाहिए क्या, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो 1 महीना 2 महीना का एडजॉर्नमेंट हो जाता है, बेंच क्लर्क लोग एडजॉर्न कर देता है बिना कोर्ट के नोटिस से। इस सब पर विजिलेंट रहना चाहिए। ये समझ गए। और रिटेन स्टेटमेंट हो गया। अब रिटेन स्टेटमेंट होने के बाद अब क्या होगा, तो नॉर्मल केस में रिटेन स्टेटमेंट के बाद होगा इशू। यहाँ इशू नहीं फ्रेम होता है, पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो सीधे एविडेंस के लिए आ जाएगा। तो एविडेंस कैसे होगा, तो एविडेंस हो जाए, समरी एविडेंस होता है, ये भी बता दीजिए। वो एविडेंस समरी हो जाएगा, और समरी एविडेंस के बाद वो जीरा भी उसी तरह से होता है, शॉर्ट, और जजमेंट पास हो जाएगा। जजमेंट पास हो जाएगी तो टिकरी बन जाएगी, एविक्शन की टिकरी। तो इसमें अपील का भी राइट कर्टेल कर दिया गया है। टेनेंट को अपील का राइट नहीं है। अगर फर्स्ट अपील नहीं होगा तो सेकंड अपील भी नहीं होगा। तो फिर अगर ग्रीवांस होगा, कोर्ट ने गलती किया तो क्या करेगा, इसलिए एक रिवीजन का मौका दिया गया है टेनेंट को। वो हाई कोर्ट ही रिवीजन फाइल होगा, उस 60 दिन के अंदर में रिवीजन फाइल होगा। तो आपका एज ए ट्रायल कोर्ट ड्यूटी खत्म हो गया, डिक्री कर दी है, उसका एक्सक्यूशन जाएगा तो देखा जाएगा। ये आगे का स्टेप क्या होगा, ई प्रिंसिपल जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए जानना जरूरी है, और नॉलेज के लिए आप लोग के लिए भी जानना, जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी जरूरी है। तो ये हाई कोर्ट 60 दिन के अंदर वो रिवीजन फाइल करे। नॉर्मली जो सिविल रिवीजन फाइल होता है वो 115 सीपीसी के अंतर्गत होता है, लेकिन ये स्पेशल रिवीजन होगा। हाईकोर्ट में भी इसके लिए स्पेशल व्यवस्था बाद में बनाई गई कि प्रायोरिटी बेसिस पर लिस्ट होता है, इसकी हियरिंग होती है अगर एविक्शन मैटर का रिवीजन है तो। और दूसरा है कि रिवीजन होता है टेक्निकल ग्राउंड पर, कि कोर्ट ने कोई जुरिडिक्शनल एरर किया है कि नहीं, ये हाई कोर्ट देखता है। लेकिन जो एविक्शन सूट के डिक्री से रिवीजन एराइज करता है, तो चूंकि वही फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है टेनेंट के लिए, तो उसको उतना टेक्निकली नहीं देखा जाएगा, उसको रिवीजन और अपील के बीच का ट्रीट किया जाएगा। अपील में तो फुल फ्लेजेड होता है, अपील मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, तो इसको फुल फ्लेजेड अपील भी नहीं माना जाएगा और फुल फ्लेजेड रिवीजन भी मानेगा, बीच की स्थिति बनेगी। यानी कि फैक्ट्स वगैरह का रीअप्रेजल हाई कोर्ट देख सकता है, कर सकता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है वो सही है या गलत है। अब पूरे एक्ट पढ़ने से, सेक्शन 14 का पूरा प्रावधान पढ़ने से, सब क्लाउज, ये तो क्लियर है कि जब डिक्री हो गया तो अपील नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा केस हो, स्पेशल प्रोसीजर में ही लैंडलॉर्ड का सूट डिसमिस हो जाए, तो लैंडलॉर्ड को क्या रेमेडी है, तो सेक्शन पढ़ने से साइलेंट लगता है। तो इसीलिए इसी एनालॉजी पर कुछ केसेज में लैंडलॉर्ड के तरफ से अपील फाइल हुआ, मैटर हाईकोर्ट आया, चैलेंज हुआ, कई तरह का जजमेंट आया, कंट्रोवर्सी हुआ, अंत में इस कंट्रोवर्सी को सेट एट रेस्ट कर दिया गया। फुल बेंच जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये जजमेंट है मसुमात सरस्वती देवी वर्सेस कुंती देवी। मसुमात सरस्वती देवी वर्सेस कुंती देवी में ये रिपोर्टेड है 1991 वॉल्यूम 2 PLJR 446 फुल बेंच जजमेंट। इसमें होल्ड हो गया है कि अगर लैंडलॉर्ड का सूट पर्सनल नेसेसिटी का डिसमिस हो जाता है तो लैंडलॉर्ड शैल हैव राइट टू अपील। उसका सेक्शन 14 कहीं बात नहीं करता, उसके राइट ऑफ अपील को टेक ओवर नहीं करता, वो टेनेंट के राइट ऑफ अपील को टेक ओवर करता। और जब फर्स्ट अपील हो जाएगा तो सेकंड अपील भी हो जाएगा, इसलिए बहुत सा जजमेंट आप देखिएगा सेकंड अपील का मिलेगा एविक्शन सूट में। अब इसी के कंसर्निंग कुछ जजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, वो है समन्स के बारे में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, तो उसमें लिखा हुआ
समन्स के बारे में लगता है ऐसा पढ़ने से कि प्रेस्क्राइब्ड समन्स प्रेस्क्राइब्ड है सेक्शन 14 में। ये हो सकता है कि ओमिशन हो लेजिस्लेचर का, कि उसका रूल्स भी बनाया गया तो उसमें कहीं फॉर्म नहीं दिया गया। रसीद कैसा होगा इसका फॉर्म बनाया गया, और भी कुछ फॉर्म बनाया गया, लेकिन समन्स का नहीं बनाया गया। और ये भी नहीं लिखा गया कि जो सीपीसी में समन्स डिफेंडेंट को जाता है वही जाएगा। तो इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी रेज किया गया, इधर उधर कुछ केस लॉ आए, तो वो भी मैटर सेट एट रेस्ट हो गया, कंट्रोवर्सी में अब नहीं है। वो समन्स कोई भी यूज आप कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं, सिविल कोर्ट में जो यूज होता है सीपीसी के अंतर्गत वो भी बना सकते हैं। इस पर 2 केस लॉ इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र सिंह वर्सेस बहादुर सिंह, ये एक जजमेंट है, राजेंद्र सिंह वर्सेस बहादुर सिंह 1984 PLR 525। और दूसरा है डीसीएम वर्सेस सूरज कुमार 1986 PLR 982। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेक्शन 14 पढ़ने से पता चलता है कि एफिडेविट जो फाइल करना होता है वो टेनेंट को ही फाइल करना होता है। तो कुछ ऐसा केस आया जिसमें कि टेनेंट ने एफिडेविट नहीं किया था, तो सवाल हुआ कि ये एफिडेविट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और अगर इस एफिडेविट पर कोर्ट ने लीव दिया तो वो मेंटेनेबल है कि नहीं। ये सब मैटर भी चैलेंज हुआ। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने इसको मैटर को सेट एट रेस्ट कर दिया। ये मैटर रेस्ट हुआ गुलाबचंद वर्सेस रामलाल के केस में। गुलाबचंद वर्सेस रामलाल 1986 PLR 162। ये जजमेंट इसलिए आप लोग को पॉइंट आउट कर दिया कि आज के तारीख में भी ऐसा मिलेगा। कारण क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ कोई भी सूट में खुद कंटेस्ट कर सकता है, अपीयर हो सकता है, या उसका रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव, जो ऑर्डर 3 में पूरा एक चैप्टर ही बना हुआ है, तो रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव में उसका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी हो सकता है, उसका मैनेजर, सर्वेंट, एम्प्लॉई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई हो सकता है, और एडवोकेट भी हो सकता है। एडवोकेट इज ऑल्सो ए रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ द क्लाइंट। तो वो अगर कहता है, जैसे कि आपका प्लीडिंग के वेरिफिकेशन में आप सीपीसी में देखिएगा कि या तो खुद पार्टी करे, या बहुत सा पार्टी है तो उसमें से कोई एक करे, या कोई ऐसा व्यक्ति करे जो उस बात को जानता हो, तो थर्ड पार्टी का भी वहां स्कोप है। तो इसलिए यहां पर भी ये बनाया गया, इसमें कहा गया कि एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो उसको कहना पड़ेगा कि वो किस कैपेसिटी में कर रहा हो, कैसे उसको जानकारी है ये सब बात का। अगर ये उसके एफिडेविट में है और थर्ड पार्टी है, या माने थर्ड पर्सन है, लैंडलॉर्ड के क्लेम को वो कंट्राडिक्ट करता है एफिडेविट में ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट टेनेंट, तब वो भी एफिडेविट एक्सेप्टेबल है और लीव ग्रांट किया जा सकता है। यही गुलाबचंद वर्सेस रामलाल में ये डिसाइड हुआ। अब आइए कि लीव के संबंध में 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट का और एक हाई कोर्ट का। ये दोनों पढ़ने के बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि लीव कब देना है, कब नहीं देना, और उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो 2 कंडीशन है। पहला चीज कि लीव में ऐसा ग्राउंड लिया गया है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान करके इमेजिनरी, कि अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कोर्ट के द्वारा कि हाँ ये एडमिटेड है, ये अप्रूव्ड है, ऐसा मान लिया जाए, तो प्लेंटिव का सूट डिसमिस हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लेंटिफ ने कहा कि ये जो है हमको अपने लड़का के लिए ये मकान चाहिए, वो बेकार बैठा हुआ है, उसमें ये रोजगार करेंगे, और डिफेंडेंट अगर ये प्रूव करता है कि इनका लड़का ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है, प्राइवेट हो, सरकारी हो, लोकल में हो, बाहर में हो, विदेश में हो, कहीं भी, तो उसका नेसेसिटी खत्म हो जाता है। तो उसको अगर प्रूफ कर दिया जाए तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। अगर कोर्ट उसको मान लेता है, प्राइमा फेसी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा, या तो ऑन प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट, या और प्रिज्यूमिंग दैट फैक्ट टू बी ट्रू, और एडमिटिंग दैट फैक्ट। इन एनी इवेंट द सूट ऑफ द प्लेंटिफ हैज टू बी डिसमिस। तो ऐसा सिचुएशन में मतलब ये ग्राउंड है सफिशिएंट फॉर कंटेस्ट। एक एस्पेक्ट ये लिया गया, और दूसरा एस्पेक्ट लिया गया कि अगर वो ग्राउंड ऐसा है जो कोर्ट अभी उसको न रिजेक्ट कर सकता है न एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि वो ग्राउंड को एस्टेब्लिश करने के लिए उसके लिए एविडेंस की आवश्यकता है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, और उसके बाद कोर्ट के एडजुडिकेशन की आवश्यकता है, तब इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायबल इशू है, इसमें ट्रायल करने की आवश्यकता है। तो एफिडेविट से दो ही तरह का फैक्ट्स पता चलता है, या तो जिसमें एविडेंस की आवश्यकता हो, वैसे स्थिति में दोनों स्थिति में लीव ग्रांट करना चाहिए। तो जहां एविडेंस की आवश्यकता हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ओम प्रकाश वर्सेस सरस्वती देवी। ओम प्रकाश वर्सेस सरस्वती देवी 1982 सुप्रीम कोर्ट 1599 1599। और जहां पर है कि एक्सेप्ट कर लिया जाए अगर और डिसमिस हो सकता है, उस पर है पटना हाई कोर्ट का सीताराम चौधरी वर्सेस भागवती देवी 1986 PLJR 1035। ये सारा जजमेंट आपके बहुत काम के लिए है और नॉलेज इनरिचमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और एविक्शन सूट के स्पेशल प्रोसीजर में जो जो डिफिकल्टी लोग फील करते हैं या जिस पर क्लैरिटी में कमी है या कहीं कहीं अटक जाता है या कंफ्यूजन हो जाता है दोनों साइड में, बार और बेंच में कहीं भी, तो दोनों के लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया है। जजमेंट तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कोशिश किया गया है कि वैसा जजमेंट जो आपको समझाने के लिए और आपको स्वयं पढ़ करके उस चीज़ को प्रिंसिपल जो डिसाइड हुआ है उसको समझने के लिए, वो सब जजमेंट ज़्यादा लाभकारी है, इसीलिए वो जजमेंट दिया है। और आप स्वयं भी उस पर हंट कर सकते हैं, खोज सकते हैं, बहुत तरह का जरूरत पड़ेगा तो मिलेगा, लेकिन जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ को हो जाएगा और प्रिंसिपल समझ जाएंगे और बैकग्राउंड ऑफ द इनएक्टमेंट समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज के लेक्चर में यही कंक्लूड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपको अदर प्रोविजंस के बारे में बताएंगे और उसके कंसर्निंग लॉ के बारे में बताएंगे, और सबसे लास्ट में कंट्रोलर के पावर एंड जुडिक्शन और किस तरह का उसका डिस्प्यूट डिसाइड करने का जुडिक्शन है, ये सब के बारे में बताएंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।